कहाँ की रहने वाली हो? पाकिस्तान। हस्बैंड कहाँ रहते हैं? दुबई में। तो तुम यहाँ कैसे आ गई? मैं सचिन के लिए भारत आई। दो पासपोर्ट है तुम्हारे पास? दो पासपोर्ट कैसे होते हैं एक इंसान के पास? नकली कौन सा है, असली कौन सा है? तुम कौन हो, क्या हो? पिछले 10 दिन से मैं पासपोर्ट अप्लाई कर रही थी क्योंकि मेरा पुराने पासपोर्ट पे सीमा नाम था। फिर मैंने नए वाले पासपोर्ट पे नाम चेंज करवाया, सीमा गुलाम हैदर। बात कुछ पचती नहीं। यहाँ किसने भेजा तुमको? फौज वाले चाचा ने नहीं, या फौजी भाई ने? नहीं, मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं सचिन के लिए भारत आई हूँ, नेपाल के रास्ते से। कितनी मोहब्बत। जी। ये बताओ सीमा कि आईएसआई का नाम तो सुना होगा, तो अंग्रेजी बहुत अच्छी बोलती हो। सुनने में आया है कि पढ़ी लिखी तो 5वीं तक हो, तो अंग्रेजी कहाँ से सीखी तुमने? आईएसआई का नाम मैंने नहीं सुना था। मैं पिछले कुछ दिनों से मुझे पता चला कि ये भी कोई जांच एजेंसी होती है, और मैं पबजी खेलती थी और अच्छे लोगों के साथ मेरा इससे ताल्लुकात हुआ, तो उसके थ्रू मेरे को इंग्लिश बोलने की नॉलेज मिला। पढ़ाई लिखाई तो बहुत नहीं की तुमने, लेकिन अंग्रेजी फराटेदार बोल रही हो। ये पबजी और सोशल मीडिया के थ्रू मुझे इसके बारे में जानकारी मिली, शब्दों का ज्ञान मिला। जिस शिद्दत से हिंदुस्तान में आई हो, मकसद वही था या किसी चाचा मामा फौजी भाई ने भेजा यहाँ पे? नहीं नहीं, मैं सचिन से प्यार करती हूँ और मैं सचिन के लिए यहाँ पे अपने बच्चों के साथ आई हूँ। आईएसआई नाम सुना आईएसआई का कि नहीं? जवाब दो। आई वांट एन आंसर। तुम पाकिस्तान से हो तो तुम्हारी भाषा में उर्दू लहजा होना चाहिए ना जी। और कराची या सिंध से हो तो सिंधी लहजा होना चाहिए। और आप इतनी फर्राटे से हिंदी और इंग्लिश बोल रही हैं, ये कहाँ से सीखा आपने? ये मैंने सचिन से सीखा। सचिन से मैं बात करती थी, जैसा कि मैं शुरू से बोलती हुई आ रही हूँ। सचिन के साथ मैं गेम खेलते खेलते मुझे हिंदी बोलने का शौक़ था, मुझे भारत आने का मन था, इसलिए मैं इस चीज़ को सीखने की कोशिश किया और आने के लिए मैंने शब्दों का चलन और पालन किया। जो सिखाया गया वो मत बोलिए, जो आपने कराया वो बताइए आप मुझे। ये कहाँ से सीखा आपने? ये मैंने 2019 के बाद मैंने पबजी खेलना गेम शुरू किया और सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हुई। उसके थ्रू मैंने ये सारी जानकारियाँ ली और मुझे अच्छा लगता है नई भाषा सीखना, और जैसा मेरे को भारत बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं नेपाल के रास्ते से सचिन के लिए अपने बच्चों के साथ भारत में आई। नाटक अच्छा करती हो। 4 जुलाई को तो तुमने पुलिस को बताया था कि नेपाल से भारत आते समय तुमने ड्राइवर का फ़ोन मांगकर फ़ोन किया था। अपने पास 4 मोबाइल लेके घूमती हो, ड्राइवर का फ़ोन क्यों मांगा? मैंने इसलिए ड्राइवर का फ़ोन मांगा क्योंकि मैं जब नेपाल पहुंची तो मेरे पाकिस्तान की सिम यहाँ काम नहीं कर रही थी नेपाल में, तो मुझे सचिन से कांटेक्ट करना था। तो मैंने ड्राइवर भैया की मदद से सिम से, उनके फ़ोन से मैंने कॉल किया सचिन को, फिर सचिन ने मुझे नई सिम दिलाई। किस शरीफ आदमी के पास 4 फ़ोन होते हैं? तुम 4 मोबाइल का करती ही क्या हो? अपने मोबाइल तोड़ क्यों दिए तुमने? मैंने इसलिए तोड़ दिए कि मैं नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान के लोग मुझे ट्रेस कर पाए या मेरे किसी भी परिवार वालों को पता चल पाए कि मैं इस समय कहाँ मौजूद हूँ। मैडम ये देखिए कि अलग अलग सिम चल रहे हैं, हर एक फोन में व्हाट्सएप चल रहा है, और उसके अंदर कश्मीर की पहाड़ी लगा रही हो तुम, बेटी की फोटो लगा रही हो, एक भी मोबाइल में अपनी फोटो नहीं लगाई। अपनी फोटो लगाना क्यों भूल गई? जरा जवाब देंगे इस बात का? हम बेवकूफ नहीं हैं, बताओ हकीकत क्या है? सर, ना ही मेरा कोई व्हाट्सएप है और ना ही मैं व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है। एक बार याद करो, मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो क्योंकि फ़ोन के अंदर व्हाट्सएप चल रहा था। मैंने कोई व्हाट्सएप नहीं बनाया, ना ही कोई मैंने फ़ोटो लगाई है। 2 बार दुबई से नेपाल होते हुए भारत आई हो, उसमें पैसा बहुत खर्च हुआ होगा। वो पैसा कहाँ से आया, किसने मदद करी आपकी, बताएं। सर, मेरी पाकिस्तान में मेरे नाम से ज़मीन थी, उसको मैंने बेचा और मैंने कुछ जेवर बेचे, और उस ज़मीन से मैंने 7 लाख की टिकट करवाई, जिससे मैंने आने जाना 2 बार किया।
और जब मैं अपने पति को, गुलाम को मैं दुबई भेजने में मदद कर सकती हूँ अपने जेवर बेच के, तो सर इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना। आप इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं कि आपने जमीन बेची है या जेवर बेचे हैं? है किसको बेचे थे आपने? हम यहीं से वेरीफाई करवाएंगे, बताइए। सोचिए मत, बताइए आपने करा है? सर मैं ये बात, ज़मीन मेरे नाम पे थी, मैंने 12 लाख की ज़मीन बेची, जिसमें से मैंने 6 लाख का 6 लाख मैंने टिकट में बनाया, अप डाउन करने में लगाया, और अपने बच्चों के पासपोर्ट में भी मेरे पैसे लगे। नहीं, ये रटा आया मैडम। साफ साफ बताओ, कौन तुम्हारी मदद कर रहा? अकेले तो तुम ये काम नहीं कर सकती, उसके काबिल तो नहीं हो। किसने किसने तुम्हारी मदद की इस सब काम में? 7 लाख टोटल टिकट में पैसे लगे थे, 2 बार जिससे मैंने आना जाना किया, और उसी के मैं नेपाल पहुंची। नेपाल से फिर मैंने बस किया, बस के रास्ते में भारत में मेरी एंट्री हुई। आपके फादर की 2 साल पहले डेथ हो चुकी है, पति से भी संबंध बहुत अच्छे नहीं है इनके, हैं? भाई से सालों से नहीं मिली है। कौन फंडिंग कर रहा है आपको? कहां से ये पैसे आए आपके पास? पैसे की अफरात है, ये बताना पड़ेगा आपको। सीमा, अगर सच बता दोगी तो हम तुम्हारी मदद कर पाएंगे। मुमकिन है तुम्हें पाकिस्तान ना जाना पड़े, ना जेल जाना पड़े, और शायद तुम्हें भारत की नागरिकता दिलाने में भी मदद हो सके, लेकिन तुम्हें ईमानदारी से सच बताना होगा। सीमा, ईमानदारी से बताओ कि सचिन के अलावा इंडिया में और किस किस को जानती हो? मैं इंडिया में किसी ज़्यादा लोगों को नहीं जानती हूँ, कुछ लोगों को जानती हूँ जिससे मैं पबजी खेलते समय मिली। कुछ लड़के हैं वो जिनसे मेरी चैट हुआ करती थी, लेकिन उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानती। बस इतना पता है कि वो सभी दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या तुम्हारा मकसद ये तो नहीं था कि किसी को बरगला के इसी रास्ते हिंदुस्तान में आओ और अपने मकसद को आयाम दे सको? नहीं, ऐसा गलत बोल रही हो तुम, गलत बोल रही हो। पूरी बात नहीं बता रही हो तुम। अपना यहाँ आने का असली मकसद बताओ। मेरा यहाँ पे आने का असली मकसद सचिन ही था। मैं सचिन से मोहब्बत करती हूँ और उसी के लिए मैं नेपाल के रास्ते भारत में आई, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं लीगली तरीके से अगर इंडिया आती हूँ तो मुझे परमिशन नहीं मिलेगी, और मेरे साथ जो आज हो रहा है वो मुझे उम्मीद था कि वो होगा, और अब मैं थक चुकी हूँ इस सब चीज़ों से। अब ये सचिन से तो आपकी बातचीत हो गई, तो सचिन के बाद नीचे कौन था? मैं चैट करती थी लड़कों से, वो सभी दिल्ली के हैं, बस मुझे इतना पता है। हमने कभी किसी का एक दूसरे का नाम जानने की कोशिश नहीं की। ये मैडम ठीक नहीं बता रही है। पूरी बात नहीं बोल रही हो तुम। असली मकसद पे अभी भी नहीं पहुंची हो। अपना मकसद बताओ सीमा। पूरी बात नहीं बता रही हो। फिर से कह रहे हैं, अगर ईमानदारी से बताओगी तो हम बता तुम्हारी दोगे तो मदद छूट कर जाओगी। पाऊंगी। मदद भी कर पाएंगे, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं इन सब चीज़ों से बहुत थक चुकी हूँ, और मेरा मकसद केवल सचिन था, और मैं ये डे फर्स्ट से कह रही हूँ, और आज भी मैं यही कहती हूँ कि मैं 4 बच्चों अपने लेके आई हूँ, सिर्फ और सिर्फ सचिन के लिए आई हूँ। ये 4 बच्चे आपके ही हैं जी? जी सच बोल रहे हैं आप? जी एक ही बाप से है क्या? जी आप मदर हैं मतलब कि इनका? जी हैं? देखने में तो मैडम, नहीं ये लगता। चेक, हाँ, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। वो तो डीएनए आराम से बता हाँ जी, देगा। हाँ जी। 4 बच्चों की माँ तो लगती नहीं तुम। और क्या ये एक बहुत खूबसूरत कवर नहीं बनता? 4 बच्चों के चलते हमदर्दी भी मिल रही है, पूरी मीडिया की अटेंशन भी मिल रही है। मैं पाकिस्तान में अपने बच्चों को छोड़ के नहीं आना चाहती थी। पाकिस्तान में किसी और से बात हुई तुम्हारी? नहीं। अपने खानदान, अपने कुनबे में किसी से बात हुई? भाई से, माँ से, किसी से? नहीं, मेरी किसी से बात हस्बैंड से, किसी से? नहीं, मेरी हस्बैंड से बात हुई थी, वो भी टीवी चैनलों के दौरान ही हुई थी। वैसे मैंने कभी किसी से कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। मोबाइल तोड़ा क्यों तुमने अपना? मैंने मोबाइल अपना इसलिए तोड़ा, मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान की सिम नेपाल में काम नहीं कर रही थी, और मैं एकदम नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से मुझे ट्रेस कर सके। तो मैंने ये अच्छा समझा कि मैं इसको तोड़ के मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करूं। पूरा शातिरगिरी से प्लानिंग करके पूरा यहाँ पहुंची हो तुम। मैडम जो बात बोलते हैं इमीडिएटली इंस्टेंट आंसर आ रहा, सोच नहीं रही है ये इट्स वेरी डाउटफुल। बहुत अच्छा रिहर्सल है इनका। बिल्कुल। ट्रेनिंग और रिहर्सल बढ़िया है एकदम।
परंतु सच्चाई तो जानना कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, सच्चाई तो तुरंत पता लग जाएगी। बेहतर है आप खुद ही सच सच बता दो, आप बच जाएंगी जेल जाने से भी, आपकी मोहब्बत भी कामयाब हो जाएगी। सच चाहिए, सच। क्या मकसद है आपका? सच यही है कि मैं सचिन से मोहब्बत करती हूँ और इसीलिए मैं भारत आई हूँ। सच बोले बिना तो मोहब्बत भी सिरे नहीं चढ़ेगी। सारी बात खुल के अगर बता दोगी तो हम तुम्हारी मदद जरूर पर जरूर कर पाएंगे, लेकिन सच तो बोलना होगा। आप लोग जितना भी आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं मैं उसका सही जवाब दे रही हूँ। रटा हुआ नहीं, जो सच है वो। ये तो सब तैयारी करके आई हो सीमा, तुम मुझे नहीं बनाने की हमें कोशिश मत करो, ये सब तैयारी तुम करके आई हो। दिमाग में तुमने रिहर्सल की है, क्या सवाल होंगे, कैसे होंगे। अभी भी ईमानदारी से सारी बात खोल दो, हम वादा करते हैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करेंगे। मुमकिन है जैसा मैडम बोल रही थी तुम्हारी मोहब्बत को अंजाम भी मिल सके, लेकिन उसके लिए बिल्कुल ईमानदारी से बिल्कुल सारी हकीकत रूबरू बतानी होगी। मैं आप लोग को सपोर्ट कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट करें, और जितना आप लोग मेरे से पूछ रहे हैं मैं ये सब चीज़ें सच बता रही हूँ। मुश्किल नहीं है पता करना सच क्या है, बेहतर है कि तुम्हारे मुंह से ही सुन ले। मेरे मुंह से जितना भी मैंने अपना बताया है वो सब सच है। इस बात का अभी भी एक सेटिस्फैक्टरी जवाब हमें नहीं मिला कि अंग्रेजी इतनी कहाँ से सीखी तुमने। फराटेदार बीच पांचवा में पास है, अंग्रेजी बोल रहे सिर्फ हो। 5वां क्लास पास है। फराटेदार, बहुत अच्छे इंग्लिश के तर्तेनिया। कुछ अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। ये सब मैंने चैटिंग से और पबजी गेम से सीखा। मैं सोशल मीडिया ज़्यादा इस्तेमाल करती थी क्योंकि गुलाम यहाँ मेरे साथ नहीं रहते थे, वो बाहर रहते हैं, तो मैं सोशल मीडिया पे मैं दिन भर एक्टिव रहती थी, तो जिसके जो मुझे 4 बच्चों के साथ तुमको इतना फुर्सत मिल जाती थी इतनी। पति से मोहब्बत नहीं मिली, उससे रिश्ते को सुधारने का कोशिश की आपने? मैंने अपने पति को जेवर बेच के ही दुबई भेजा। पाकिस्तान में आप किसके साथ रहती थी? क्या फैमिली थी? कहाँ रहती थी आप? कौन कौन थे आप? 4 बच्चे आप और कौन था साथ? सच बोलना ही मैं- होगा सीमा, सच बोलो। मैं और मेरे 4 बच्चे हम एक साथ रहते थे। और कोई नहीं रहता था? नहीं। वो घर अपना था? हाँ। वही बेचा आपने? नहीं, मेरे नाम पे एक दूसरी प्लॉट था, वो मैंने बेचा है। क्या उस अकेलेपन ने तुम्हें सचिन के करीब पहुंचाया या कोई और मकसद था? एक चाल थी, एक सोची समझी साजिश थी? मेरे गुलाम से अक्सर लड़ाइयाँ चलती थी। मैं गुलाम और हमारा कभी बनता नहीं था। तो फिर मैं जब गुलाम बाहर चले गए तो मैं सोशल मीडिया और चैट पे मैं बातचीत करना मैंने शुरू किया, और जिसके दौरान मैं सचिन से मिली। आमदनी का जरिया क्या था वहां पर आपका, जब 4 बच्चों के साथ आप रहते थे? मुझे गुलाम पैसे भेजते थे। तो ये जो बातचीत आप देख रहे थे ये बेशक रिक्रिएशन है, लेकिन उसके बेहद बेहद करीब जो एटीएस की 100 घंटे की पूछताछ में असल में उसका जो सार है वो इस वक्त यहां पर आपने देखा। टाइम्स नाउ नवभारत ने एन वैसा आपके सामने रखने की कोशिश की है जैसा इंटरोगेशन के दौरान घटा होगा। अभी इंटरोगेशन देखने के बाद और आज सीमा गुलाम हैदर ने जो बातें कही हैं सचिन के साथ बैठकर, एक्सक्लूसिव बात जो आपने टाइम्स नाउ नवभारत पर सुनी, जिसमें उसने कहा कि ये जो पासपोर्ट है मेरा एक खारिज पासपोर्ट, बाकी बच्चों के और मेरा मिलाकर मैंने कुछ भी इसमें जालसाजी नहीं की, सिर्फ मेरी एक गलती है कि मैं नेपाल से भारत जिस तरीके से आई वो सही नहीं था, इसके अलावा मेरी कोई और गलती नहीं, मैं केवल प्यार में यहां आई हूं और ऐसा मेरे साथ बर्ताव मत कीजिए कि आपको बाद में इस बात का अफसोस हो। अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद मेहमान, ये इंटरोगेशन और आज सीमा की कही हुई बातें और इस पूरे दौर में उसका कॉन्फिडेंस, क्या ये ट्रेनिंग है या सच्चाई की ताकत, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों से आपका परिचय करा देता हूं। हमारे साथ यहाँ मेरे दाएं तरफ आप देख रहे हैं महामंडलेश्वर योगी हितेश्वर नाथ हैं, जो कि धर्माचार्य हैं। रुद्र विक्रम सिंह उनके बिल्कुल बगल में आपको दिखाई दे रहे हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। हाजी मेहरुद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, और इसके अलावा बिलाल खान एडवोकेट हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं और यहाँ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ मानवी तनेजा जुड़ रही हैं इस चर्चा में, और अंबर जैदी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगी कुछ ही देर में, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं। सबसे पहले मैं मानवी आप ही से शुरू कर लेता हूं, क्योंकि स्क्रीन पर आप इस वक्त प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही हैं। कितनी सच्चाई लग रही है आपको उसमें जो अब इस तमाम इंटरोगेशन के बाद बॉडी लैंग्वेज और वो लैंग्वेज जो मुंह से बोली जा रही है और उसमें जो कहा जा रहा है, उस सब को सामने रखते हुए आपको क्या हकीकत लग रही है?
देखिए, जो सीमा की जुर्म की किताब है वो जितनी गंदी है उतनी मोटी भी होती जा रही है। जिस तरीके से वो क्वेश्चन आंसर्स का जवाब दे नहीं पा रही, रटे रटाए क्वेश्चंस हैं, रटे रटाए जो उसने दिमाग में प्लान करे हुए थे कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अगर वो पकड़ी जाती है या उस पर कोई इंक्वायरी होती है तो उसका वो सीधा सीधा आंसर दे देती है। लेकिन जहां पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं जो उसको लगता है वो उसके सिलेबस में नहीं था, उसको पढ़ाया नहीं गया था, वहां उसकी जबान लड़खड़ा जाती है। तो मुझे लगता है कि ये वो आंधी है जो तूफान से पहले आई है, और ये सारे कितने न जाने कितने घर बर्बाद कर दूसरा देती। पहलू देखिए, ये बात आप बिल्कुल, ये हो सकता है कि इतना बढ़िया तरीके से ट्रेन किया गया हो कि आपने वो तमाम सवालों के जवाब दिए, और कई जगहों पर जहां आप थोड़ा रुके, लड़खड़ाए या सोचा आपने, हो सकता है वो आउट ऑफ कोर्स सवाल रहे हो, सिलेबस का हिस्सा नहीं। लेकिन मैं दूसरी बात जानना चाहता हूं, जब आप सच्चे होते हैं, जब आपको असल में कुछ और सोचने की और थ्योरी गढ़ने की जरूरत नहीं होती, तब भी तो आप ऐसे ही बोलते हैं कि आपसे सवाल किया जाता है और आप जवाब दे देते हैं। तो क्या उसको ट्रेनिंग मान लिया जाए सीधे सीधे? बिलाल, आपसे सवाल है मेरा। देखिए, जिस तरीके से इन्होंने फॉरेन एक्ट्स का उल्लंघन किया है और जिस तरीके से फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स आपने बताया, आधार कार्ड फेक था, बच्चों के नाम फेक थे और अपना नाम भी फेक बताकर ये भारत की सीमा के अंदर उन्होंने प्रवेश किया, और जो लोग उनके साथ दे रहे थे उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। भारत की सुरक्षा का सवाल है। देखिए, मोहब्बत करना कोई गलत नहीं है। मुझे पता नहीं था। सुनिए, ऐसा नहीं होता, अगर हम कहें मोहब्बत की बात है, वो प्यार करती है, तो हम अपने देश में कोई ऐसा गलत काम हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ठीक है, यही हमारा कहना है। ठीक है, एक राउंड सबसे। आपने कहा कि ये जो अपराध किए गए हैं वो ऐसे अपराध हैं जो सामने हैं और उसके लिए सजा मिलनी चाहिए, बाकी सारी बातें तो ठीक ही हैं। मैं जरा हाजी रंगरेज साहब से भी जानना चाहता हूं, आपका नजरिया क्या है इस मामले? देखिए, मेरा नज़रिया बिल्कुल साफ है कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं, ये कोई हिंदुस्तान जो है खाला का घर तो है नहीं, या उसको पता नहीं था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिश्ते कैसे हैं, वो उन्हें सब पता था। इसे क्या नाम ले, जो सीमा जो है, ये जो गलत तरीके से हमारे देश में आई, और कौन कौन लोग हैं जिन लोगों ने इसकी सहायता की यहाँ तक लाने में, तो उन लोगों तक भी जांच पहुंचनी चाहिए। मगर ये जांच जो हमारी एटीएस कर रही है, मैं चाहता हूं कि जांच जो है एनआईए के थ्रू। इसमें आपको कौन सी बात डाउट प्रोवोक करने वाली लगती है? देखिए सर, उनकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए आप, कैसे वो यहाँ की सभ्यता में, हमारे हिंदुस्तान की सभ्यता में कैसे मैच्योर हो गई, हाथ जोड़ने का स्टाइल देखिए। तो कितना अंतर है भारत और पाकिस्तान की सभ्यताओं में? सर वहां पर साड़ी देख लीजिए, सिंदूर देख लीजिए, उसका पूरा अगर आप एनालाइज करेंगे उसको, तो आपको दिखाई देगा कि कोई आम महिला ऐसी कोई भी नहीं कर सकती, और खास तौर से मुस्लिम समाज। एक आपने कहा बिलाल साहब कि ये सीधे सीधे उल्लंघन है, जिस तरीके से वो नेपाल से यहाँ पहुंची। आप ये भी कह रहे हैं फोर्जरी की गई है। आप कह रहे हैं रंगरेज साहब कि वो पाकिस्तानी कहने को है, लेकिन वो कहीं से नहीं लगती, ना वेशभूषा से ना भाषा से। बिल्कुल। अब मैं जरा रुद्र विक्रम साहब से ये समझना चाहता हूं कि उनके इस पूरे एपिसोड के सामने आने के बाद डाउट वाली चीजें कौन कौन सी लग रही हैं? देखिए, आज जो लोग जेम्स बॉन्ड बने घूम रहे हैं, कल यही लोग थे जब सीएनआरसी लाकर जो रोहिंग्याओं को भगाने का केंद्र सरकार ने प्रयास किया था। तो यही लोग यही लोग बैठे थे, यही लोग बैठे थे धरने पे और कहते थे कि नहीं बात हो रही है हैदर पे, आप पहुंच गए सीएनआरसी पे, चर्चा कर लेंगे। नहीं कर सकते। आज सीमा ये, कल अलीबाबा 40 चोर आएंगे, क्या उसका भी स्वागत करोगे? रुकिए मैडम, रुकिए। आज एक सीमा ने, अरे रुक जाइए मैडम, कल 40 सीमाएं, देखिए मेरे दो शब्द कहते हैं, सब में आग लग गई। रुद्र विक्रम सिंह कुछ कह रहे हैं, वो सुन लीजिए। दो शब्द कहते हैं, सब में आग लग गई। देखिए, दो शब्द कहते हैं, जब सच्चाई बोलेंगे तो सब में आग लगाने वाली कर रहे हैं। मैं सच्चाई कह रहा हूं, तो आग तो लगेगी ना। मैं सच्चाई कह रहा हूं, जब सच्चाई कहता हूं तो आग लग जाती है। करेंगे वही कह रहा हूं ना। अच्छा, इस देश में ये बताइए, मोहब्बत की बात करिए, सब मोहब्बत करेंगे। मोहब्बत हमें रोहिंग्याओं से कोई मोहब्बत नहीं है। यहाँ रोहिंग्या, लाखों रोहिंग्या है देश में कि नहीं, आप ये बताइए। उनको भगाया, सवाल पूछा गया सीमा पर या रोहिंग्या पर, सीएनआरसी पर, सवाल सारे बाहर पहुंचे गया। सवाल सिर्फ एक सीमा पे नहीं होगा, सवाल सारे ऐसी कितनी सीमाओं पर रहना चाहते हैं देश के अंदर, बताइए। सवाल मुस्लिम महिला है, इसलिए उसको महिला मंडन किया जा रहा। अगर कोई हिंदू होती लड़की तो आप क्या उसका करते इस तरीके से महिला मंडन? हाजी रंगरेज साहब, बिलाल साहब, एक सेकंड। रुद्र विक्रम अपनी बात पूरी कर लें, अपने दिमाग में पॉइंट्स रखिए, फिर जवाब दे दीजिएगा। बात पूरी कीजिए रुद्र विक्रम। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि एक बात जो हम सबको लगती है कि भाई, अगर कोई आदमी, कोई एक साधारण महिला जब वहां से यहाँ आ सकती है तो आतंकवादी भी आ सकते हैं। इस बात पर नो डाउट हम सबको एक स्वर में बोलना चाहिए कि भाई, जो सिक्योरिटी रिव्यू है, जो नेपाल से हमारे जो संबंध हैं, जो नेपाल से बहुत इजीली हम लोग आ जा सकते हैं, उसको एक बार रिव्यू करने की जरूरत है। इस पर मैं भी कह रहा हूँ, भारत की एजेंसियां भी इस पर विचार कर रही होंगी। भारत की जो हमारी तमाम एजेंसियां, वो अपने आप में सक्षम है। हमें जेम्स बॉन्ड, ये लेडी आपके हिसाब से क्रुक है, ये जालसाज है, ये एजेंट है, या ये आपको लगता है कि बहुत कई मामलों में इग्नोरेंट है,
और ये वाकई प्यार की मारी है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई क्रूक महिला लगती है, क्योंकि और देखिए जो ये बात चल रही है ना कि 5-5 पासपोर्ट, 5-5 भैया उसके पास 5 पासपोर्ट इसलिए हैं, 4 बच्चों के पासपोर्ट है, एक उसके पासपोर्ट। जो FIR है उसमें भी ऐसा नहीं लिखा गया कि एक ही नाम के 5-5 पासपोर्ट है। ये जबरदस्ती है। हितेश्वर जी का भी मेरा उनका आप देख रहे हैं सर, वो उससे बातचीत क्या क्या हुई है। आज आपने ये भी देखा कि उसके बाद 100 घंटे के इंटरोगेशन के बाद जब कैमरे उसके सामने पहुंचे तो ये देखिए, ये इस समय चेहरा देखिए और हाव भाव देखिए, और उस समय उसकी शारीरिक भाषा से लेकर भाषा तक वो असहज कहीं नहीं लग रही है। ये क्यों लगता है, ये क्यों होगा? देखिए, ऐसा है, ये भारतीय सनातन संस्कृति का बहुत बड़ा विस्तार है। इन लोगों में आपको पता ही होगा महिलाओं के साथ किस तरह से उत्पीड़न किया जाता है, क्योंकि खुद महिलाएं बताती हैं कि हमारे साथ कितना उत्पीड़न होता है हमारे समाज के अंदर। ये लड़की जो सीमा हैदर है, ये उत्पीड़न, ये सताई हुई लड़की है, जिसने अपने आप को सीमा हैदर के प्रति प्रेम को जब देखा कि मुझे कहीं से कोई प्रेम मिल रहा है तो मैं वहां जाती हूँ। हमारी भारतीय संस्कृति में नारी को पूजा जाता है, वहीं पे देवता विचरण करते हैं जहाँ पे नारी होती, जहाँ नारी की पूजा की जाती है। क्या हो रहा है अब आप सुन, महिलाओं के साथ नारी की पूजा होती है। आप पहले मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग नहीं आप बात करते हैं, मेरा स्टेटमेंट क्या करते हैं? अरे मेरा स्टेटमेंट है। तो आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान में पूजा होती है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा पूजा नहीं होती। अगर सीमा मैं कह रहा हूँ हैदर सम्मान देने की बात आपने क्या किया? भारत और पाकिस्तान को जब आप भारत और पाकिस्तान को कंपेयर कीजिए, आप कहाँ पूजा होती है? भारत और पाकिस्तान को कंपेयर कीजिए, कहाँ नारियों की हिंदुस्तान हमारा सबसे अच्छा मुल्क है, हम तो बार बार कह रहे हैं। मगर ये क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ अपने घर में लिया हो ना सीमा को, ये मगर उसे यहाँ देश की नागरिकता नहीं देनी चाहिए। हिंदुस्तान में नारियों की इज्जत पाकिस्तान के मुकाबले ज्यादा है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो वही तो कह रहे हैं वो, ये कह रहे हैं, ये दूसरा थ्योरी बता रहे हैं कि कैसे कि हिंदुस्तान में ये हो रहा है, हम भी तो बता रहे हैं, अपने तरीके से देख रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वो असल में गलत नहीं कह रहे। राकेश हमारे संवाददाता एक बार फिर से वहां मौजूद जहां पर सीमा हैदर, उसके घर पर, ये देखिए बातचीत। आता कोई भी कहीं से भी पता कर लें, कोई भी पाकिस्तान जहाज अगर नेपाल कोई आता है तो मुझे मुजरिम करार दे दे। कोई भी जहाज नहीं आता सर, ऐसे कनेक्टेड जिसे कहते फ्लाइट वही आती है। अगर कोई भी नेपाल आना, अगर मैं एक मेरे लिए तो आप कनेक्टेड फ्लाइट में? जी बिल्कुल, उसी से मैं आई थी। अच्छा, दुबई नेपाल में सचिन के अलावा, सचिन से तो आप मिली, शादी की, सचिन के अलावा किसी से मुलाकात, कोई बातचीत? यहाँ पे हमेशा मेरी एक दोस्त थी वहाँ, सीता, वो बाद में वहीं बनी थी नेपाल में। हाँ, इंडिया, वहाँ पे हम खाना वाना खाते थे, होटल में काम करती थी बस। और ये जो होटल वाले थे वो फैमिली की तरह थे हमारे साथ, बहुत अच्छा। एक चीज और है कि बार बार लोग कह रहे हैं कि इकरा जैसा हाल तो नहीं होगा, शायद आपने नाम इकरा का सुना होगा, वो भी पहले आई थी, लूडो के जरिए मुलायम के संपर्क में थी, उनको डिपोर्ट कर दिया गया था। लोग कह रहे हैं कि सीमा का भी हाल इकरा की तरह तो नहीं होगा। आप शादी के बाद वापस पाकिस्तान क्यों गई, सीधे इंडिया सचिन के साथ क्यों नहीं आ गई? मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं थे, घर पे थे, इस यही वजह है। और हमारी पहली मुलाकात थी, पहले हम मिलना चाहते थे, उसके बाद मैंने सोचा था कि अगर मतलब एक दूसरे को पसंद ना आते, मैं हमेशा के लिए आती, बच्चे ले आती, तो पीछे तो मैं वापस जाने का मेरा रास्ता ही नहीं था, ऐसा होता। मैं इनसे मिलने आई थी, एक दूसरे को समझना था हम दोनों ने, फिर आगे जिंदगी का फैसला करना था सर, यही कारण था। अच्छा, कई बार ये बातचीत हो रही है, गुलाम हैदर ये कह रहे हैं कि उनको ट्रेंड किया गया है, कभी अकेले वो मॉल तक नहीं जाती थी, अकेले मार्केट तक नहीं जाती थी, अकेले 2 मुल्क क्रॉस करके हिंदुस्तान पहुंच गई। ये मेरी मोहब्बत है और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब मैं खुद को कभी भी कमजोर नहीं समझती सर। वाकई हम नहीं जाते थे, वहाँ इजाजत नहीं थी, अगर जाने की इजाजत हम चले भी जाते, क्योंकि मैं वहाँ पे मतलब झगड़े लड़ाई हो जाती, मेरे पति को पता अकेले कहीं बाहर। अच्छा, आप घर बेच कर आई, 12 लाख रुपए मेरा छोटा सा घर था, वो बेच आई। वो बेच कर आई। पाकिस्तान में कई सारी धमकियां हैं, लोग कह रहे हैं भेज दो, यहाँ पर भी आशंकाएं हैं कि कहीं आपको डिपोर्ट न कर दिया जाए। जी सर, धमकियां तो बहुत आ रही हैं, मारने तक की, फांसी लगा देंगे, ये कर देंगे, सजा देंगे। तो मैं चाहूंगी ऐसा ना हो, ऐसा हो गया तो बहुत बुरा हो जाएगा सर। धन्यवाद सर। ठीक है। अच्छा, बस एक चीज बात, आज सचिन के लिए देश के लोग जो आपको सुन रहे हैं, आप क्या कहना चाहती हैं अपने प्यार के लिए? उनको यही कहूंगी, मैं प्यार में आई हूँ और प्यार की जीत हो गई, मुझे यकीन है भगवान ने चाहा तो, क्योंकि मैं सच पे हूँ, सच बोल रही हूँ, मरते दम तक सच ही बोलूंगी। अब जो फैसला कानून करेगा मुझे कबूल होगा, बाकी बातें हमारे वकील से कर दें, AP सिंह से। ठीक है। तो सीमा हैदर से ये बातचीत आप सुन रहे थे, ये घर, और इस घर में सचिन के साथ वो रह रही हैं और ये बार बार इस बात का जिक्र कर रही हैं कि वो पाकिस्तान किसी भी कीमत पर नहीं जाना चाहती। गुलाम हैदर का नाम सुनते भड़क जाती हैं। वो ये कह रही हैं कि गुलाम हैदर का वो नाम सुनना नहीं चाहती हैं। गुस्से में वो ये तक कहती नजर आ रही हैं कि गुलाम हैदर भाड़ में चला जाए। तो ये तमाम बातें, लेकिन बार बार जब भी आप पूछिए कि आखिरकार आप दुबई क्यों गई, कह रही हैं कनेक्टेड फ्लाइट्स हैं। नेपाल में किन लोगों से, एक नया नाम आज चर्चा में आया है, सीता नाम की उनकी कोई फ्रेंड
थी जिसने फैसिलिटेट उन्हें नेपाल में किया था। अब ये सीता कौन है, हो सकता है एजेंसियां इस बात की भी चर्चा करें, लेकिन फिलहाल ये सीमा हैदर सचिन के साथ इस घर में, और वो कह रही हैं कि वो मरते दम तक इसी घर में रहना चाहती हैं। राकेश हमारे संवाददाता सीमा हैदर के बारे में ये एक्सक्लूसिव जानकारी खुद सीमा हैदर के मुंह से। अभी अभी राकेश की बातचीत आपने देखी। आज दिन भर में कई बार टाइम्स नाउ नव भारत पर एक्सक्लूसिव बातचीत आप देख चुके हैं, और वो इसलिए क्योंकि 100 घंटे की एटीएस की पूछताछ के बाद हम ये समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इन अलग अलग मुद्दों पर ये 360 डिग्री क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, इसको लेकर सीमा क्या कहती है, और कहीं पर ऐसा कुछ है क्या जहां दो तरह की बातें दिखाई दे? कहीं कुछ ऐसा है क्या जिसमें कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी दिखाई दे, और कहीं कुछ ऐसा है क्या जिससे जो शक वाला एंगल है? क्योंकि अगर आप शक करते हैं और अगर कोई बदमाश है तो कुछ बिगड़ता नहीं है, लेकिन अगर आप किसी बदमाश के ऊपर शक किए बगैर, कोई शरीफ भी है, अगर आप शक करते हैं तो कुछ देर बाद उसकी शराफत सामने आ जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बहुत बड़े खतरे को दावत दे रहे हैं। लिहाजा शक के साथ भी इसको देखना चाहिए। शराफत है अगर तो सामने आ जाएगी। मैं इसको ये समझना चाहता हूं, ये जो कन्विक्शन है मेहरुद्दीन साहब कि मैं सच कह रही हूं, और क्योंकि मैं सच कह रही हूं इसलिए मुझको सोचना नहीं पड़ रहा है। देखिए, जो जासूस होते हैं ना दिनेश भाई, वो बड़े प्रिपेयर होके उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और काफी अरसे तक दी जाती है, तब जाके हिंदुस्तान में भेजा जाता है। साहब एक बात कैसे आए थे सर? नहीं, आप कहिए कैसे आए थे सर? मैं एक बात कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की पुलिस, वो भी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, अच्छों को पानी पिला देती है और उनसे सच निकलवा लेती है। सीमा हैदर के साथ 100 घंटे की पूछताछ में क्या उसने दूध का दूध और पानी का पानी नहीं कर दिया होगा? सर फिर अगर आपको इतना ही एटीएस पे भरोसा है सर, फिर एनआईए क्यों है, फिर सीबीआई क्यों है सर? मगर हम कह रहे हैं सर, एनआईए जो हमारी देश की जांच एजेंसी है, सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी, इसकी जांच एटीएस से ना होकर एनआईए से होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए खतरा है। एटीएस पे भरोसा ही नहीं आपको? सुनिए, एटीएस पे भरोसा है कि नहीं हुआ था सर? कसाब भी ऐसे ही आया था और पाकिस्तानी भी देश में ऐसे ही आए थे, मगर उनका पता नहीं लग पाया। जब पता लगा जब हमारे यहाँ दुर्घटना हो गई। रुद्र विक्रम जी, एक थ्योरी ये मार्केट में राउंड कर रही है, अब इसमें कितनी सच्चाई है कि ये रबुपुरा और आसपास के इलाकों में अगर आप देखें तो एक्स सर्विसमैन और सर्विंग जो आर्मी के लोग हैं, उनकी काफी फैमिलीज हैं और काफी लोग वहां रहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जेवर एयरपोर्ट से बहुत दूरी नहीं है इसकी। इन बातों को वाकई कंसिडर किया जाना चाहिए, या ये 2 × 2 = 16 निकालने जैसी बात? देखिए, पहली बात मैं आपको बड़ा सटीक एक बात बताता हूं कि जब भी कोई जासूस अगर किसी दूसरे देश में जासूसी करने जाता है ना, तो वो बड़े सलीके से, क्योंकि उसके पास एजेंसियों का सपोर्ट होता है, उसके पास गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है, वो बड़े सलीके से जाता है जिससे कि कम से कम इस कंट्रोवर्सी में ना फंसे कि वो किसी गलत रास्ते से आए और उसकी वजह से उसकी पहचान जाहिर हो जाए। पहली बात तो अगर इसको वाकई में जासूस होती तो वो आराम से उसको वीजा वगैरह सारी वहाँ की, आपको पाकिस्तान के बारे में पता, हम सबको पाकिस्तान के बारे में पता है कि वो सब कुछ सपोर्ट करती है अगर कोई जासूस वहां से यहाँ आना चाहेगा, तो बड़े सलीके से उसको सारा कुछ मिलता और सारा कुछ फैसिलिटीज उसको मिलती है और यहाँ आती है। दूसरी बात देखिए, वो उस गाँव में अगर आप जाइए, मैं दो दिन 3 दिन गया वहां शो में, इतना दूर दराज में गांव बसा है, और एक उस लड़के को देखिए, उस लड़के का सब गांव वाले बता रहे थे कि वो 10-12 हज़ार रुपए की कहीं नौकरी करता था किसी दुकान पर। अरे किसी को हनी ट्रैप करना होता, अगर उसको वाकई में कुछ करना होता तो वाकई में किसी ऐसे आदमी के पास जाती, ना वो रक्षा मंत्रालय में है, और 50,000 कमाता हो, उसे तो वो पसंद नहीं आ रहा। 13,000 रुपए जो कमाता हो, इसका घर भी बनाना हो, प्यार किसी से भी हो सकता है। यही तो सबूत होते हैं, यही तो दर्शाता है कि उसके प्यार में छलावा है। समस्या क्या है? आप लोगों ने कभी मुस्लिम महिला ना होती, अगर हिंदू होती तो आप भी आज कह रहे होते कि उसको डिपोर्ट कर दो। अरे आपको इतनी मोहब्बत सीमा से है तो अपने घर में ले जाइए। सीमा क्या होता है? अरे सीमा को अपने घर ले जाइए। इन लोगों का काम अरे भैया, सीमा को तरीके से लोगों को फंसाना नहीं हुई। वो कह रही थी मेरी शादी वहां पे हुई नेपाल में, उसकी शादी नेपाल में अभी तक हुई भी नहीं, अभी तो शादी का भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये किसी भी तरीके से ये सरकार हमारी जो है, हम उनसे बार-बार मानवी कुछ कहना चाह रही है, लेकिन पहले बिलाल नहीं, मुझे एक बात बताइए बिलाल, ये जो भाषा है इनकी, ये क्या पाकिस्तान की या बलोच एक्सेंट के साथ या सिंधी एक्सेंट के साथ क्या सुनाई दे रही है आपको? ये देखिए, भाषा में कोई दिक्कत नहीं, हिंदुस्तान भाषा में दिक्कत नहीं, एक्सेंट से ये समझ में आता है ना कि मुझे मेरी बात समझिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो भाषा है वो बिल्कुल सेम है। नहीं, बहुत मिलती है, लेकिन अगर आप बलोच हैं, अगर आप सिंधी हैं
तो खास तरह का लहजा आपकी बात में खास लहजा होगा, दूसरी जगहों के लोग बता देंगे आप। देखिए अलग अलग भाषा इस देश में भी है, पाकिस्तान के अलग अलग स्टेट्स हैं, वहां पर भी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जिस तरीके से यूपी एटीएस ने भी खुलासा किया, जो उसका आधार कार्ड था वो फर्जी आधार कार्ड, जो उसके बच्चों के नाम थे वो फर्जी बनाए गए, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं वकील साहब। यहाँ इन चीजों को हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। हमारा शुरू से यही कहना है कि ऐसी चीजों को फॉल्स डॉक्यूमेंट्स बना लिए, फिर उसके बाद उसके खुद के चक्कर आपने देखा होगा 30 लाख की उसने एक लड़के के साथ वीडियो वायरल, उसने कहा सारी चीजें उसके साथ हुई, उसके बावजूद भी ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं जैसे सीमा बिल्कुल सही है। उसको आशिक भी तो देखिए उसके कितने सारे, और दिल्ली के अंदर भी पबजी खेलकर उसने कई लड़कों को फंसाया है। दिल्ली के अंदर खिलाफ पाकिस्तान खासतौर से पासपोर्ट के सवाल पर, सिम के सवाल पर और फोन के सवाल पर सीमा हैदर ने क्या कहा, ये एक्सक्लूसिव बातचीत, एक बार इसका एक हिस्सा सुनिए, चर्चा पर वापस आते हैं। कई लोग आपकी प्रेम कहानी के साथ हैं, लोग कह रहे हैं कि वाकई ऐसी प्रेम कहानी होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद लोगों के मन में शंका है कि सब कुछ ठीक था तो आप वीजा अप्लाई कर सकती थी, आप भारतीय सरकार से संपर्क कर सकती थी, क्या आपने ऐसा कुछ किया? 6 पासपोर्ट, 4 मोबाइल, 1 मोबाइल टूटता है, वो भी सिर्फ पाकिस्तान वाला टूटा हुआ सिम आप अपने साथ रखती हैं, ये सारी बातें शक पैदा कर रही हैं। 4 मोबाइल पाकिस्तान के ही हैं, एक भी मोबाइल यहाँ मैंने आके खरीदा नहीं। यहाँ आते हम सिर्फ खाने पे ही रहते थे, घर से कहीं बाहर गए भी नहीं थे। तो 4 मोबाइल मेरे पाकिस्तान के हैं, 6 पासपोर्ट हैं वहाँ पे, 4 मेरे बच्चों के हैं, 1 मेरा है और 1 मेरा खारिज हो चुका था पासपोर्ट। अगर मेरे दिल में चोर होता तो मैं वो फेंक देती। यहाँ हमारे दिल में कोई ऐसी गलत बात होती तो हम वकील जन से पहले ऐसी चीजें में गायब कर देते, जिसमें 3 मेरे बच्चों के थे। अच्छा, एक पोल बहुत जल्दी से कर लेते हैं। पहले तो ये बताइए कि कितने लोग यहां पर, जो हम मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, तन्वी आपके समेत, कितने लोग ये मानते हैं कि ये प्यार का मामला है और प्यार के अलावा कुछ और नहीं है? कितने लोग मानते हैं? मैं मानता हूं। अकेले हैं आप? कोई बात अच्छा, नहीं। आप भी मानते हैं? नहीं, आप नहीं मानते। अच्छा, अकेले रुद्र विक्रम मानते हैं कि ये इश्क का, प्यार का मामला है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मतलब बाकी सब लोग ये मान रहे हैं कि ये जासूस है, एजेंट है, यहाँ भेजी गई है, प्लांट की गई है और इसके हकीकत। अब एक बात मैं सर आपसे जानना चाहता हूं। नहीं, रुद्र विक्रम जी की एक बात मैं आपको बताऊं। देखिए, अगर वो एजेंट होती, उसको पकड़े जाने का या फिर उसको अपनी आइडेंटिटी रिवील होने का कुछ भी खतरा होता है तो वो शादी कराने किसी वकील के यहाँ नहीं जाती। कि सबको ये पता होना चाहिए कि ये उसका जो चैप्टर है वो ओपन कैसे हुआ सबके सामने, क्योंकि वो किसी वकील के यहाँ शादी कराने गई। उसके बाद उसको उस वकील ने बताया कि नहीं, आपकी शादी नहीं हो सकती क्योंकि आप पाकिस्तानी रेजिडेंट है। उसने उसको, वकील साहब को भी बताया कि मैं पाकिस्तानी रेजिडेंट हूँ, उसने सब कुछ कर। अगर उसको यही करना होता तो अपना आधार कार्ड जो फर्जी बनाया, जो लोग ये कह रहे हैं कि उसके पास फर्जी आधार कार्ड था। अरे भैया, आप कोई बात नहीं भाई, मैं कोई बात क्यों नहीं है, एजेंसियां जो करें करने दो ना। आधार कार्ड फर्जी बना, बच्चों के नाम हिंदू के नाम रख रहा है, वो गलत नहीं है। आप यहाँ धर्म परिवर्तन की बात कर रहे हैं, उसका कन्वर्जन हो गया। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से क्या हुआ? भारत के अंदर तो कोर्ट मैरिज नहीं हुई ना आपने। कानून यहाँ के नागरिकों के लिए लागू होता है, लिख लो। धर्म परिवर्तन का कानून। अरे सचिन की वो देखिए हैसियत, वो सचिन मासूम है, उसको फंसा लिया उसने। ये सिर्फ मुस्लिम महिला होने के नाते इसकी सात संपत्ति जो मिल रही है लोगों की, वो इसी वजह से मिल रही है। मानवी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सिर्फ अगर ये आपको कहीं चलते फिरते मिल जाती सीमा और आपसे बातचीत करती, तो इसकी बातचीत से क्या आप ये अंदाजा लगा सकती थी कि हमारे मुल्क की नहीं है या किस जगह की रहने वाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, जिस तरीके से उसे ट्रेन किया गया, मैं 2 बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अनइंटरप्टेड बोलने दीजिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे पैनलिस्ट हैं जो पाकिस्तान से जुड़े हैं, हम उनसे भी बातचीत कर रहे हैं टीवी के माध्यम से, लेकिन 1 मिनट में पता लग रहा है कि वो हमारे मुल्क के नहीं है, क्योंकि उनके एक्सेंट में ऐसा फ्लो है जिससे पता लग जाता है वो इंडिया के नहीं है। अब दूसरी बात ये, उनकी टाइमिंग देखिए कि किस हिसाब से सीमा आई है। 15 अगस्त आ रहा है, कहीं ना कहीं सिर्फ प्लांट की जा रही है और ये बस पकड़ी गई है। और एटीएस ने 100 घंटे से ऊपर लगा दिए पूछताछ के, तो जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला होगा, कुछ ना कुछ मिला होगा। रिपोर्ट तो आने दीजिए, रिपोर्ट तो आने दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए। छोड़ा तो ना सर, क्या पता कोई साजिश के लिए खुलासा करने के लिए छोड़ा गया हो। देखिए, अभी हमें भरोसा करना चाहिए। अभी भी नहीं, अभी और इंक्वायरी हो सकती है। अगर आप ये भले के में हैं, अगर आप ये भले के में हैं कि बहुत धन्यवाद करूंगा आप सबका। टाइम पूरा हो गया, लेकिन आप लोगों ने जो बात कही, बड़ी इंपॉर्टेंट बात अभी रुद्र विक्रम जी ने कही कि अगर 100 घंटे के सवाल जवाब में अगर कुछ फिशी मिलता तो क्या उसको ये हमारी जो एजेंसी से छोड़ देती, जाने देती? 100 घंटे के सवाल जवाब में भी क्या वाकई कुछ ऐसा नहीं हाथ लगा है जिसपे कोई क्लियर कट केस कम से कम एजेंट के तौर पर, जासूस के तौर पर बनता हो? क्या इसलिए जाने दिया गया है?
ये फिलहाल तो ये दिखाई देता है कि इस बात में दम है, लेकिन अभी बहुत सारी परतों का सामने आना बाकी है।